नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं वीर दुबे और हम चर्चा करने वाले हैं बुक बैंक सीरीज में सुभाष कश्यप की हमारा संविधान की जो किताब है उसमें अध्याय 13 के बारे में। तो चलिए जल्दी से फटाफट देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हम लोगों को भी पढ़नी है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि प्रत्येक अध्यायवार हम जो है इस चीजों को कवर कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये अध्याय 13 है जिसका की हेडिंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका में दो पहले हो चुके थे जब हम लोगों ने इस सेशन को दोबारा से शुरू किया है। कल आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। इसमें हम लोगों ने न्यायिक पुनरावलोकन और विधि की सम्यक प्रक्रिया बनाम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और साथ ही साथ लोकहित संबंधी मुकदमे यानी लोकहित याचिका कैसे वगैरह आती है इसके ऊपर चर्चा करी थी। आज के टॉपिक में हम संवैधानिकता के पक्ष में उपधारणा क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है इसको समझेंगे। प्रगतिशीलता परक निर्वाचन सिद्धांत क्या है ये जानेंगे और बात करेंगे संविधान विरुद्ध घोषित की गई तमाम सारी विधियों के प्रभाव को। फिर हम न्यायपालिका की स्वाधीनता और साथ ही साथ उच्च न्यायालय के बारे में आज के सेशन में जानेंगे। इसके बाद भी कुछ पॉइंट्स बचे रहेंगे जो कि याचिकाओं से संबंधित हैं और साथ ही साथ अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि आज जो पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए जल्दी से उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संवैधानिकता के पक्ष में उपधारणा का मतलब क्या है। उपधारणा का मतलब यहाँ पर क्या है और वो भी संवैधानिकता के पक्ष में उपधारणा कैसे बनती है। देखिए, संवैधानिकता के पक्ष में धारणा से अलग कोई चीज अगर आ रही है तो उसको उपधारणा के अंतर्गत रखेंगे। तो ध्यान रखना यह है कि हमारे यहाँ जो विधि बनाई जाती है, जो भी कानून बनाया जाता है, वो कानून जो होता है मूलतः संवैधानिकता के पक्ष में रहता है। यानी कि कोई भी हमारे यहाँ विधि या कानून बनता है तो ये ध्यान में रखते हुए बनता है कि हम संवैधानिकता के पक्ष में उसको रखें, यानी संविधान के अनुसार रखें। यानी उस पर दिया जाने वाला जो डिसीजन है वो संविधान के अनुरूप हो सके। ठीक है, उस पर बनाए जाने वाले कानून जो है वो संविधान के अनुरूप हो सके। लेकिन कभी जब कोई पीड़ित आता है, देखिए कानून बनाते समय तो ये ध्यान रखा ही जाता है कि संविधान के अनुरूप बने। लेकिन जब कोई पीड़ित किसी पर्टिकुलर चीज से पीड़ित हो रहा होता है और जब संविधान के अनुरूप बनाए गए कानूनों के अनुसार उसे किसी प्रकार की सजा दी जाती है तो उसे ये महसूस होता होगा किसी पॉइंट पे कि यार ये तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। इसका मतलब उसके दृष्टिकोण से ये लगता है कि वो कानून सही नहीं है। तब उसके ऊपर याचिका जाती है और कानून ये रिव्यू करने का काम करता है, या जो न्यायालय वो रिव्यू करने का काम करता है कि हाँ ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, तब यदि अगर पीड़ित पक्ष की तरफ से ऐसे कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं या ऐसे कोई कह सकते हैं कि तथ्य उपस्थित किए जाते हैं जो ये साबित कर देते हैं कि पर्टिकुलर कानून सही नहीं है, तो एक उपधारणा बनती है जो कि असंवैधानिकता की होती है। तो संवैधानिकता के विरुद्ध जो है जो उपधारणा है, देखिए संवैधानिकता के पक्ष में धारणा तो पहले से ही है, लेकिन उसके विरुद्ध उपधारणा अगर बनानी है तो ये बनाने का काम कौन कर रहा है? जो याचिका करता है वो कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, कर रहे हैं। तभी जाकर के उसको जो है संशोधित किया जाएगा और संशोधित करके उसे फिर से कानून उसके ऊपर बनाया जाएगा, या आवश्यकता पड़ेगी तो संविधान की ही मूल धारणा में कुछ चेंजेस किए जा सकते संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, ये तो हो गई उपधारणा का मतलब। इसके अलावा पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को लेकर के पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है? समूचा कानून संविधान के विरुद्ध है या केवल उसका कोई भाग, इस बात की जांच करना। मतलब मान लेते हैं कि कोई कानून बनाया गया। अब कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ठीक है, संसद बनाएगी। संसद जब एक कानून बनाएगी तो हो सकता है इस पर्टिकुलर कानून के कई सारे क्लॉजेस हों या किन्हीं क्लॉजेस के सब क्लॉजेस हों। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कानून 1 बना, उसमें A, B, C कुछ पॉइंट लिखा और C में पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 लिखा। अब ये देखना कि ये कानून नंबर 1 पूरा का पूरा गलत है या इसके किसी एक भाग में कोई गलती है, ये देखने का काम किसका है? ये देखने का काम न्यायपालिका करती है और इस आधार पर वो पृथक्करण भी करती है। अगर उसे ये लगता है कि ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक ही गलत है तो इसे भी रिमूव करने का प्रयास करेगी अगर वो असंवैधानिक है तो, या कि अगर उसके किसी एक भाग में संविधान के इतर कोई बात लिखी है या ऐसी बात लिखी है जो संविधान की मूल धारणा से बिल्कुल विपरीत है तो उस पर्टिकुलर सेक्शन को रिमूव करती है। ठीक है, तो इस तरीके से पृथक्करण का सिद्धांत कार्य करता है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। समूचा कानून, ठीक है,
अगला पॉइंट है प्रगतिशीलता निर्वाचन का सिद्धांत। प्रगतिशीलता परक निर्वाचन का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि संविधान के निर्वाचन के समय सतत परिवर्तनशील सामाजिक एवं कानूनी संदर्भ को ध्यान में रखा गया। मतलब ये हुआ कि जब कोई कानून बनाया गया और जब उसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि एक प्राचीन रूढ़िवादी कानून बन गया है और वो ही लगातार चलता चला आ रहा है। आप यहां पर ये देखेंगे कि संविधान के निर्वाचन के समय, यानी जिस समय संविधान का निर्वाचन हुआ है उसके समय सतत परिवर्तनशील सामाजिक एवं कानूनी संदर्भ को ध्यान में रखा गया। मतलब उस समय प्रोग्रेसिव माइंडसेट से काम किया गया है कि ऐसे किसी रूढ़िवादी सिद्धांत की तरह से कार्य नहीं किया गया है। और आगे भी जब किसी कानून को रखा जाता है या संविधान में संशोधन किया जाता है या उसके अकॉर्डिंग जब कोई कानून बनाया, लॉ बनाया जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखा ही जाता है। ठीक है, तो जो ध्यान रखा जाता है उसी को ही हम बोल सकते हैं निरंतर प्रगतिशीलता परक निर्वाचन। ठीक है, तो सिद्धांत जो है वो कैसे होने चाहिए, वो निरंतर प्रगतिशील होने चाहिए। संविधान के विरुद्ध घोषित की गई विधि का प्रभाव। संविधान के विरुद्ध घोषित की गई विधि के प्रभाव का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए अनुच्छेद 141 का रेफरेंस दिया है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित सभी न्यायालयों पर आबद्धकार होना। मतलब ये है कि मान लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसने कोई जजमेंट दिया या कोई विधि बनाई, ठीक है, कोई विधि बनाई, अभी कोई नई विधि बनाई है, मान लेते हैं कोई XYZ उसने कोई नई विधि बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, इसकी जगह पहले कोई ABC विधि चलती थी, इसको हटा करके इसकी जगह ये विधि चला दी। तो अब क्योंकि ये नई विधि बनाई गई है किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, तो जो प्राचीन ABC विधि थी, ऐसा नहीं है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बनाया तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मामला जाएगा तो वहां पे ही केवल XYZ वाली विधि काम आएगी, ये ABC विधि पूरी समाप्त हो जाएगी, यानी इसका प्रयोग कोई भी न्यायालय पूरे भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर नहीं करेगा। तो यही मतलब हुआ संविधान विरुद्ध घोषित अगर कर दिया, भाई इन्होंने ABC जो विधि पहले बनी थी उसको हटा करके XYZ क्यों लाए, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि ये संविधान विरुद्ध है, यह संविधान के दृष्टिकोण से अब ये उपयोगी नहीं रही, तो इसकी अनुपयोगिता या असार्थकता को प्रकट करते हुए इसे समाप्त कर दिया जाएगा। और जब समाप्त कर दिया जाएगा तो नई विधि अगर बनाई जाएगी तो नई विधि ही एप्लीकेबल होगी, वो सभी राज्यों पर आबद्धकारी होगी। आबद्धकारी का मतलब होता है कि सभी के लिए बाउंडेड है, मानना पड़ेगा आप सबको ये चीज, ठीक है। तो ये होता है संविधान विरुद्ध घोषित की गई नई विधि का प्रभाव। ये संविधान विरुद्ध थी, इसके विरुद्ध घोषित की गई नई विधि है, इसका प्रभाव क्या होगा कि ये सभी कोर्ट्स के ऊपर लागू हो जाएगा, यानी सभी कोर्ट्स अब इसका पालन करेंगे। सिंपल सा मीनिंग जो है वो ये है, आपको समझना है, ठीक। चलिए आगे है न्यायपालिका की स्वाधीनता। संघात्मक राज्य व्यवस्था में स्वाधीन तथा सर्वोच्च न्यायपालिका एक अनिवार्य अपेक्षा है। मतलब ये है कि न्यायपालिका जो है, अगर हम भारत जो है वो एक संघात्मक इकाई को रिप्रेजेंट करता है, हम लोग क्वासी फेडरल हैं, अर्ध संघात्मक व्यवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे यहाँ केंद्र की भी अपनी सरकार है, हमारे यहाँ राज्य की भी अपनी सरकार होती है, इसी प्रकार से न्यायपालिका भी है, ठीक है। न्यायपालिका यहाँ पर भी है और न्यायपालिका जो है वो हमको यहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो ये कह रहा है संघात्मक राज्य व्यवस्था में स्वाधीन तथा सर्वोच्च न्यायपालिका एक अनिवार्य अपेक्षा है। क्योंकि रीजन ये है कि हमारे यहाँ देखिए सिंपल सी बात है, शक्तियों का विभाजन अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्यपालिका है, ठीक है, न्यायपालिका है और विधायिका है। और कौन है, विधायिका है, ठीक है। कई जगहों पर विधायिका और कार्यपालिका एक जैसी दिखाई देती हैं। तो यहां पर हम भाई वास्तविक रूप में अगर देखा जाए, विधायिका विधि बनाती है और उस विधि के अनुसार कार्यपालिका कार्य का आयोजन करती है। तो बनाई गई विधि में दोष हो सकता है और उसके इंप्लीमेंटेशन में दोष हो सकता है। ऐसे में अगर ये दोनों लोग मिलकर के न्यायपालिका के ऊपर दबाव डालें तो अपनी मर्जी से ये विधि बनाएंगे और अपनी मर्जी से उसका ये पालन करवाएंगे। तो उसमें ऐसे में न्यायपालिका के होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। यानी वो इस चीज की भी जांच कर सकता है कि क्या कानून सही तरीके से बना है या नहीं बना है, और ये भी देख सकता है कि क्या उस कानून के अनुसार सही तरीके से पालन किया गया है उस कानून का या नहीं किया गया। इसीलिए अपेक्षा करी जाती है कि हमारे देश जैसे संघात्मक सरकारों जहां चलती हैं वहां पे न्यायपालिका की स्वाधीनता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे उच्च न्यायालय के ऊपर।
उच्च न्यायालय भारतीय संविधान में अनुच्छेद 213 से 214 से 231 तक दिया हुआ। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर प्रत्येक राज्य, आपको मालूम है कि हाई कोर्ट राज्यों के लिए है, मुख्य रूप से हम लोगों को यही मालूम होता है, लेकिन जितने भी राज्य होंगे प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि हर राज्य में अलग अलग एक हाई कोर्ट होगा, प्रत्येक राज्य के लिए होगा। अब वो हाई कोर्ट किसी दो राज्य के बीच साझा हो रहा हो या एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच साझा हो रहा हो तो हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर ये पॉइंट लिखा है, प्रत्येक राज्य के लिए, दो राज्यों के लिए या राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बीच में एक साझे का हाई कोर्ट होगा। मतलब कोई भी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जो ये कह दे कि हम तो जुडिशरी के अंतर्गत आ ही नहीं रहे, स्टेट जुडिशरी के अंतर्गत आई नहीं, तो आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। ठीक है, ठीक, चलिए। अच्छा, अनुच्छेद 215 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है हाई कोर्ट भी अभिलेख, आरंभिक और अपीलीय अधिकारिता वाला न्यायालय होगा। यानी कि इसको हम लोग अभिलेख न्यायालय के रूप में ले सकते हैं। यानी हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया हुआ है, हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया हुआ है, इस निर्णय का अनुपालन जो लोअर कोर्ट्स हैं, ठीक है, जो स्थानीय न्यायालय हैं, स्थानीय न्यायालय जो हैं, उन स्थानीय न्यायालयों को, जैसे कि हाई कोर्ट जो हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है, इनका रिलेशन कैसा है? सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दिया है तो वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हाई कोर्ट, और जो जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह हैं, लोअर कोर्ट्स जिनको कह सकते हैं आप, इन लोगों के ऊपर हाई कोर्ट का निर्णय जो है आएगा, वो अभिलेख की तरह कार्य करेगा। मतलब इन्होंने जो निर्णय दिया हुआ है वो निर्णय जो है वो अपने आप में एक नियम की तरह कार्य करता है। उसी तरीके से हाई कोर्ट ने अगर कोई इस तरीके का निर्णय दिया हुआ है तो वो उनसे लोअर जो कोर्ट्स होते हैं वो भी अभिलेख की तरह कार्य करते हैं। फला माननीय राज्य के न्यायालय ने हमको इस तरीके से आदेश दिया वगैरह करके। ठीक है, तो ये अपीलीय अधिकारिता वाला भी क्षेत्र है और आरंभिक अधिकारिता वाला क्षेत्र है। आरंभिक अधिकारिता वाला क्षेत्र मतलब आप डायरेक्टली जो है हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। किन मामलों में? खासकर मौलिक अधिकार के मामलों में। ठीक है, मौलिक अधिकार के मामलों में। इसके अलावा अपीलीय अधिकारिता वाला क्षेत्र भी है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो आप अपील करके हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो यह अपीलीय अधिकारिता वाला क्षेत्र भी है। इसके अलावा इसकी शक्ति के अंतर्गत यह भी आता है कि अगर आप इस न्यायालय की अवमानना करेंगे तो यह अवमानना के लिए आपको दंडित भी कर सकता है। इस तरीके की बहुत वास्ट जो कह सकते हैं शक्तियां हैं वो आपको इसके अंदर दी गई। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें बताता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो किसके द्वारा करी जाएगी? कई जगहों पर लोग गवर्नर लगा देते हैं। देखिए, ध्यान रखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो हाई कोर्ट्स के जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति जो है वो कौन करेगा? वो करेंगे माननीय राष्ट्रपति जी। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करते हैं? न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। हालांकि इसमें अगर हम बात करते हैं, अन्य न्यायाधीशों की बात करते हैं, तो जो हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे कंसल्ट किया जाता है, राज्यपाल से भी कंसल्ट किया जाता है, तो कंसल्ट करके इसको अपॉइंटमेंट किया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें जैसे अपॉइंटमेंट है किसी भी, अगर हम कह सकते हैं कि जो न्यायाधीश हैं, अपॉइंट करने के लिए उनकी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। अब योग्यताएं जो है वो क्या होंगी? एक तो वही भारत का नागरिक, भारत का क्या होगा? नागरिक। ठीक है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा कम से कम 10 वर्ष का उनके पास में अनुभव होना चाहिए न्यायिक पद धारण करने का। नहीं है तो उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्षों का वो अधिवक्ता रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है? हाई कोर्ट का जो राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं उनका जज बनाया जा सकता है। ठीक है, अब कोई भी व्यक्ति जो अपॉइंट होता है हाई कोर्ट के जजेस के तौर पर, उसे अधिकतम जो है 62 वर्ष की आयु तक, मतलब वो नियुक्ति के बाद से 62 वर्ष की आयु तक वो रह सकता है अपने पद पर। तो रिमूवल का जो एज हो गया वो अपने आप ही 62 वर्ष हो गया। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा कोई भी जो जज हैं वो स्वयं इस चीज को त्यागपत्र के द्वारा भी अपने समय को समाप्त कर सकते हैं। पर यह त्यागपत्र किसको दिया जाएगा? ये त्यागपत्र दिया जाएगा राष्ट्रपति। इसके अलावा अनुच्छेद 124 के खंड 4 की रीति के अनुसार इनको पदच्युत भी किया जा सकता है, यानी पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाना, ठीक है। और इसमें आप लोगों को मालूम है कि इसके लिए एक संसदीय प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। संसद में विशेष बहुमत के द्वारा, जैसे कि आपने महाभियोग शब्द सुना होगा, उसी प्रकार के प्रोसीजर का प्रयोग करते हुए
हालांकि महाभियोग नहीं है, लेकिन महाभियोग जैसे प्रोसीजर का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 124 खंड 4 में जो बातें लिखी हुई हैं उस प्रक्रिया से इनको रिमूव किया जाएगा। इसी प्रक्रिया से आप सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको भी रिमूव करते हैं, इसी प्रक्रिया से आप हाई कोर्ट के जजेस को भी रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर, ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई हाई कोर्ट का व्यक्ति है, उसे जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया, तो इस स्थिति में हाई कोर्ट की ये सीट वैकेंट हो जाएगी। इसके अलावा मान लेते हैं कि इसे यूपी के हाई कोर्ट का जज बनाया गया था, लेकिन इन्हें क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, एमपी में कर दिया गया ट्रांसफर, तो यूपी में ये जगह क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर अन्य न्यायालय में जो आंतरित किया जा रहा है, हस्तांतरित किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसमें पद जो है वो क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। यहां पर हमको एक चीज और ध्यान रखनी है, जब ट्रांसफर का केस आता है तो इसमें भी कंसल्ट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से। इसके अलावा जिसका ट्रांसफर किया जा रहा है उसकी सहमति भी ली जाती है, बगैर सहमति के ट्रांसफर नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कोई भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट अथवा किसी हाई कोर्ट या भारत के किसी न्यायालय में वकालत नहीं करता है। ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप अगर हाई कोर्ट के जज के रूप में अगर हैं तो आप किसी भी स्टेट के, किसी दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, हाई कोर्ट के जज के तौर पर काम कर सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट में सीधा काम कर सकते हैं। इसके अलावा यानी इससे लोअर जजेस के रूप में आप कार्य नहीं कर सकते। ये वैसे भी एक बार प्रमोशन होने के बाद डिमोटेड जो पोस्ट है उस पर काम नहीं करेंगे। वेतन की अगर हम बात करेंगे तो प्रेजेंट टाइम में हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को कितना वेतन मिलता है और अन्य जजेस को कितना वेतन मिलता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। लेकिन इनके वेतन का निर्धारण जो होता है वो संसद द्वारा किया जाता है, विधि बनाई जाती है, और इसका विनिर्देशन संविधान की दूसरी अनुसूची में हो जिस नियम का, उसके अनुसार यहाँ पर लाया जाता है। कितना होता है जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अनुच्छेद 216 की बात करते हैं तो प्रत्येक न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना अधिक उपयुक्त समझे। ठीक है, प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। ये 216 में लिखा हुआ है। तो ये इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किए और सुभाष कश्यप जी की किताब में इस तरीके की व्याख्या इसमें करी गई। अब बारी है इससे संबंधित बनने वाले एमसीक्यूज। ठीक है, तो अब एक एक प्रश्न आपके सामने आएंगे, आप उनका आंसर जो है वो ए, बी, सी या फिर डी के रूप में देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े हैं वैसे भी, इसमें ABCD करके आंसर देंगे। तो सब लोग रेडी हैं, तैयार हैं? शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार कौन कर सकता है? यानी कि हाई कोर्ट जो है उसकी जो टेरिटरी है उसको कौन बढ़ा सकता है, साथ ही साथ कौन घटा सकता है, क्वेश्चन ये है। तो भारत की संसद ये काम कर सकती है, या भारत के राष्ट्रपति ये काम कर सकते हैं, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के राज्यपाल कर सकते हैं? कौन कर सकता है ये आपको बताना है, जल्दी बताइए फटाफट सब लोग कमेंट। सभी लोग जितने भी व्यूअर्स हैं सभी लोग इसका आंसर देंगे भाई, ज्यादा गलत ही होगा, है ना? तो आपको पार्टिसिपेट करना है अच्छी तरीके से और इस क्वेश्चन का आंसर देना है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार कौन कर सकता है? मतलब हाई कोर्ट का जो एक्सपेंशन है, उसके क्षेत्र का विस्तार जो है वो कौन कर सकता है, या फिर कौन कम कर सकता है? कम भी किया जा सकता है। संसद कर सकती है, राष्ट्रपति कर सकते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, या राज्य के राज्यपाल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके का जो भी कार्य है ना, ये सारे कार्य जो है वो संसद ही करती है। ठीक, इसके लिए क्योंकि विधि बनानी पड़ेगी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, विधि बनानी पड़ेगी, और विधि के अनुसार जो है इसका किसी भी राज्य के राज्य क्षेत्र का विस्तार या उसका संकुचन किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, ये सबका सही होना चाहिए भाई, कोई गलती नहीं करेगा इसमें। जल्दी बताइए क्या होगा? संसद के सामान्य बहुमत द्वारा पारित एक प्रस्ताव से, या राष्ट्रपति की सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, या संबंधित राज्य के बहुमत से, या फिर संसद द्वारा विशेष बहुमत से। चार ऑप्शंस हैं, चारों में से कौन सा सही है? पूछा क्या गया है, कैसे किसी हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है? ठीक है, कैसे रिमूव किया जाता है? क्या इसे संसद के सामान्य बहुमत द्वारा रिमूव किया जाता है, क्या ये सही है? या राष्ट्रपति की सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खुद ही रिमूव कर दिया जाता है, या राज्य के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव से, या संसद के पारित विशेष बहुमत के प्रस्ताव से? इसके लिए मैंने आपको बताया था आर्टिकल कौन सा,
आर्टिकल 124 क्लॉज 4 अनुच्छेद 124(4) में इसके रिमूवल का प्रोसेस है। और ये कौन करता है? संसद करता है। और कैसे करता है? विशेष बहुमत से करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जा सकता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, जल्दी से बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण किसके द्वारा किया सकता है? उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया सकता है, या फिर संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया सकता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? जल्दी से बताइए। परामर्श किसका होता है और कर्ता कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, भारत के एक उच्च न्यायालय में अपॉइंटेड अगर कोई एक जज है, उसको अगर हमें दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए मुख्य न्यायाधीश जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, इनका कंसल्टेशन जरूरी है। लेकिन इसका ऑर्डर पास कौन करेगा? इसका ऑर्डर पास करेंगे राष्ट्रपति महोदय। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक फैला हुआ है? मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि एक जो हाई कोर्ट है, प्रत्येक राज्य के लिए, सभी स्टेट्स के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए एक क्या होंगे? हाई कोर्ट्स होंगे। तो दो हाई कोर्ट्स में, दो स्टेट्स में साझा रूप से भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में भी साझा रूप से एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो कौन सा हाई कोर्ट है जो यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप तक फैला हुआ है? यानी लक्षद्वीप जो है वो किसकी हाई कोर्ट की टेरिटरी के अंतर्गत आता है? केरल में, तमिलनाडु में, बॉम्बे में, या दिल्ली में? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही बात है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और कौन सा है ऑप्शन नंबर ए? केरला। ठीक है, केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। कौन सा आपका? ये लक्षद्वीप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके अधिकार क्षेत्र के तहत राज्यों के उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से भारत की न्यायिक प्रणाली में आते हैं? भारत के उच्च न्यायालय किसके न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं? किसकी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आ सकते हैं? मतलब अगर मान लेते हैं कि हाई कोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया, वो सही है नहीं सही है, इसको रिव्यू करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष के पास है, या सर्वोच्च न्यायालय के पास है, या फिर महान्यायवादी के पास? जल्दी बताइए, किसके पास में? कौन इसको देखेगा? न्यायिक प्रणाली में आते हैं तो किसकी न्यायिक प्रणाली में आते हैं? ये आते हैं सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक, और इसी तरीके से जो लोअर कोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट्स की निगरानी के अंतर्गत आ जाते हैं। सिंपल सी बात है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से है? कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? हाई कोर्ट एक्ट के तहत सबसे पहले 3 हाई कोर्ट्स को अपॉइंट किया गया था 1861 में। ठीक है, तो 1861 का जो हाई कोर्ट एक्ट है उसके द्वारा 1862 में 3 हाई कोर्ट्स को अपॉइंट किया गया था। वो थे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है वो 1866 में बना हुआ है। अब ये तीनों जो है 1862 में बने हुए हैं। तो आपको बताना है कि इनमें में से पहला कौन सा है। इसमें से पहला है कलकत्ता। ये कलकत्ता जो है ये जुलाई में बन गया था, जबकि ये मद्रास और बॉम्बे जो है ये अगस्त में बनाए गए। ठीक है, तो इतना ही अंतर है महीने भर का। एक साथ इन तीनों को इसी एक्ट के द्वारा लाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, ये सबसे पुराना है। उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत किस प्रवर्तन के लिए या किसके प्रवर्तन के लिए अधिकार क्षेत्र है? किस चीज को लागू कराने का अधिकार क्षेत्र है 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट्स के पास? तो हाई कोर्ट 226 की शक्ति का प्रयोग करके किसी भी नागरिक की मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपने अच्छा बताया है, बहुत सारे लोगों ने सही बताया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में इनमें में से कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले, इसका गठन 1950 में किया गया था, क्या ये सही है? सर्वोच्च न्यायालय या देश में सर्वोच्च अपीलीय, ध्यान रखना ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित एक क्वेश्चन है, हाई कोर्ट से संबंधित नहीं।
यह देश में सर्वोच्च अपीलीय अदालत है, यह किसी भी अदालत न्यायाधिकरण के साथ साथ कोर्ट मार्शल के फैसले की सुनवाई कर सकता है। कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। यह कोर्ट मार्शल को छोड़कर किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल के फैसले पर सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो इसका गठन 1950 में किया गया था। 1951 में आपको मालूम है दिल्ली हाई कोर्ट वाला जो पॉइंट है उसी को जो है हम लोगों ने क्या बना दिया था, सुप्रीम कोर्ट के रूप, संघीय न्यायालय जो था उसी को उच्च न्यायालय के रूप में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया था। तो ये वाला पॉइंट सही है, ये भी सही है, सर्वोच्च अपीलीय अदालत है। इसमें लिखा है किसी अदालत न्यायाधिकरण के साथ साथ कोर्ट मार्शल के फैसले पर भी सुनवाई कर सकता है। तो भाई ये कोर्ट मार्शल के फैसले पर सुनवाई नहीं कर सकता, ये तो कर सकता है। यह कोर्ट मार्शल के फैसले को छोड़कर न्यायालय और ट्रिब्यूनल के फैसले पर, ट्रिब्यूनल का मतलब वही न्यायाधिकरण के फैसले पर सुनवाई कर सकता है। तो मैंने कहा ये वाला पार्ट सही है, यानी कि डी वाला सेक्शन जो है वो सही है और सी वाला जो पार्ट है वो आधा सही है आधा गलत है, तो इसका मतलब वही गलत हो गया पूरा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास और बंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया भैया, किसके अंतर्गत, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1881, इसके अंतर्गत बंबई, मद्रास और कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें कलकत्ता सबसे पहले एस्टैब्लिश। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? हाई कोर्ट्स के जजेस को अपॉइंट करते समय किससे कंसल्ट करता है? प्रेसिडेंट। इससे कंफर्म हो रहा है कि राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं, तो किससे पूछ करके करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से, या सभी से? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था किसी भी हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करते समय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे, इसके अलावा जो हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट में किसी जज का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है उसी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनसे, और जो राज्य के राज्यपाल हैं उनसे कंसल्ट करते हैं। तो ये तीनों सही हो जाएंगे, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय में बकाया कार्य निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकते हैं? ये एक पॉइंट और है जो इस बुक में था, जो मैंने भी शुरुआत में बताना भूल गया था, लेकिन उस पर आधारित प्रश्न है तो एक ही चीज कवर हो गया। तो देखिए, जब कभी भी कार्यभार बढ़ जाता है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़ जाते हैं, तो जो राष्ट्रपति महोदय हैं ये उस बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए एक जो है अपर न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट करते हैं, और जो ये अपर न्यायाधीश होते हैं ये मैक्सिमम 2 वर्ष के लिए काम कर सकते हैं, 2 ईयर्स के लिए, यानी कि 2 वर्ष के लिए काम कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि अधिक से अधिक 2 वर्ष के लिए कार्य कर सकते हैं। तो हाईकोर्ट से संबंधित कई सारे प्रश्न जो थे वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। इससे पहले जुडिशरी में और सारे टर्म्स जो है वो क्लियर किए जा चुके हैं। आशा करते हैं आज का ये सेशन भी आपको समझ में आया होगा। अगले सेशन में जब मुलाकात करेंगे तो उसमें हाई कोर्ट्स किस तरीके से रिट्स का प्रयोग करते हैं उनके बारे में जानेंगे, रिट्स के बारे में इनफैक्ट पूरी जानकारी लेंगे, और जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। मुलाकात करेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।